हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मैं आपको कैटेगरी के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि ये अच्छा म्यूचुअल फंड है या नहीं है। और लास्ट में वो कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सुनाता है तो चल शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखिए तो 19 दिसंबर 2018 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखिए तो लॉन्च होते होते 6.66 हो चुके हैं। मतलब ये कुछ ज्यादा पुराना फंड नहीं है कि ज्यादा नया फंड नहीं है, तो आप इसको एकदम मीडियम बेस्ड फंड मान सकते हैं। तो अगर आप इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 6.6 ईयर्स, मतलब आप मान सकते हैं ऑल टाइम रिटर्न देखिए कैटेगरी का तो 21.31% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखेंगे 6.6 ईयर्स में तो 28.89% तक का मैसिव रिटर्न है। तो आप देख पा रहे कि मतलब डिफरेंस कितना है। इस समय कैटेगरी को ऑल टाइम में वो भी 6 से 7% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है अगर आप देखें तो। यहाँ पे अगर आप देखें फीडबैक के बारे में, तो मैं आपको रिटर्न के मामले में आप एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि अपने कैटेगरी को ऑल टाइम में वो भी 7 से 8% से बीट करना वो एक बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन कैटेगरी रिटर्न देखिए 5 इयर्स के हिसाब से तो 28.65% तक का रिटर्न है, और इस फंड का आप रिटर्न देखिए 5 इयर्स में तो 36.29% का रिटर्न है। मतलब 5 इयर्स के हिसाब से देखिए और ऑल टाइम रिटर्न भी देखिए, दोनों टाइम में ये बहुत बड़े मार्जिन से अपने कैटेगरी को बीट कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप इस फंड को सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिस्क कितना ले रहा है वो भी देखा जाएगा। क्योंकि रिस्क अगर आप बहुत ज्यादा ले रहा है अपनी कैटेगरी को और बीट करके दे रहा है 6 से 7%, तो यहाँ पे मेरा जो पॉजिटिव फीडबैक है वो भी नेगेटिव फीडबैक में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिए, कि मैं आपको लास्ट तक ही बताऊंगा कि मतलब ये कंक्लूजन में कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सही रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कैसा रहेगा, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता कंटिन्यूअसली हर महीने आपके 5 साल तक लगातार, तो कुछ अमाउंट डिपॉजिट होता 60,000 रुपीज 5 साल में। और 60,000 रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया तो 1.69 लाख रुपीज में। तो अब देख पार कि जो पैसा है आपका, जो पैसा है वो डबल से भी ज्यादा हो रखा है, मतलब ट्रिपल के आसपास हो चुका है। तो ट्रिपल यहाँ पे अगर 1,80,000 हो गए होते तो ट्रिपल हो गया होता। तो यहाँ पर देख पा रहे 1,70,000 के करीब तो दे दिया है। मतलब आप करीब करीब आप मान सकते हैं ट्रिपल के आसपास ही इसने अपने पैसे आपके कर देता विद इन 5 ईयर्स। तो आप देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत। लेकिन अगर आपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता लगातार 1,000 रुपए हर महीने कंटिन्यूअसली 5 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज आपका अमाउंट कन्वर्ट होकर बन गया होता 86,757 रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे जब आपका पैसा है वो डबल भी नहीं हुआ है, डबल का भी आप आधा मान सकते हैं। आप अगर ओवरऑल देखें तो 26,757 रुपीज की आपको बढ़ोतरी देखने को मिली होगी विद इन 5 ईयर्स में। लेकिन आपने गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता 60,000 रुपीज 5 साल तक, और आपका जो अमाउंट 5 साल के बाद बन गया होता 72,007 रुपीज, मतलब सिर्फ 12,000 रुपीज ही बड़े होते। तो आप देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। और एफडी में आपके पैसे जो है यहाँ पे बढ़ने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, बहुत ही कम बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है। तो गोल्ड जो है यहाँ पे आप देख पा रहे कि इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत बीट करके रिटर्न आपको दे पा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप देखें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ये तो छप्पर फाड़ के आपको रिटर्न दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मतलब इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है अगर आप गोल्ड या फिर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल या फिर आप एफडी को कंपेयर करें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के साथ, तो रिटर्न के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी कंपैरिजन में रिटर्न जो है अबव एवरेज है, जो कि आपने देखा है यहाँ पे मतलब रिटर्न जो है कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न दे रखा है। और यहाँ पे रिस्क की बात करें तो कैटेगरी कंपैरिजन में अबव एवरेज है। वो कैसे है, यहाँ पे हम नीचे रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो के बारे में हम जानेंगे। तो रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो आप देख पा रहे कि इस फंड और कैटेगरी का मैंने निकाल रखा है लास्ट के 3 साल का। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 2 पैरामीटर्स है, एक बीटा है एक स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये 2 पैरामीटर्स को आप कंसीडर करके जज करेंगे कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, और उसके बेसिस पे रिटर्न आपको ठीक ठाक दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। मतलब रिस्क मतलब रिटर्न विद रेस्पेक्ट टू रिस्क। जी हाँ, रिस्क को कितना एडजस्ट करके आपको रिटर्न यहाँ पे दिलवा पा रहा है। तो यहाँ पे 2 जो पैरामीटर है उसके बारे में आपको बता दूं। एक जो बीटा है, बीटा बेसिकली आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है। यहाँ पे 1 से नीचे होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 1 से नीचे हो तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका 0.9 है, 0.95 है, वो भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो देख पा रहे कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 0.9 है और कैटेगरी का 0.83 है।
तो यहाँ पे जितना कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है, क्योंकि जितना कम होगा उतना वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 0.9 है और कैटेगरी का 0.8 है, मतलब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है रिस्क के मामले में। तो यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे एक रीजनेबल है, क्योंकि देखिए आपको रिटर्न भी मिल रहा है और उस बेसिस पे तो रिस्क भी थोड़ा बहुत ज्यादा बनता है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए एक जनरल सी बात है कि रिस्क यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिया गया है, तभी आपको रिटर्न कैटेगरी से ज्यादा मिल रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक लॉजिकल चीज है, अगर यहाँ पे रिस्क थोड़ा बहुत कम करके आपको रिटर्न ज्यादा अच्छा गया होता, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक पॉजिटिव फीडबैक देता। तो यहाँ पे मैं आपको एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, क्योंकि एक जो जनरल सी चीज है उसको इन्होंने फॉलो की है और यहाँ पे वैसा ही उसी बेसिस पे रिटर्न मिल रखा है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि देखिए आपका एक एवरेज रिटर्न बना रखा है, मतलब मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने आपको 10% तक का रिटर्न दे देता है। तो यहां से 10% का प्लस आप मान लीजिए एक एवरेज रिटर्न के प्लस 15.24%, वहां से 10% से माइनस 15.24%, मतलब इस साल में आपको -5% तक रिटर्न दे सकता है, 5% से नीचे नहीं जाएगा। ये एक रेंज बन गया है। मतलब अगर आपका एवरेज रिटर्न यहाँ पे 10% है तो 10% से कितना प्लस, तो यहाँ पे 15.24 प्लस उसके बीच में मिल सकता है रिटर्न, या फिर 10% से माइनस कर दिया 15.24%। ये बीच में जो एक रेंज बन गया ना, उसी के बीच में आपको रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है जितना कम हो से इसलिए कहते हैं अच्छा खासा माना जाता है। वॉलेटिलिटी आपको तो कम देखने को मिलती है, तो यहाँ पे देखा जाए कैटेगरी में थोड़ा कम है, लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल में थोड़ा ज्यादा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रीजनेबल है, ज्यादा रिस्क लिया गया है और रिटर्न भी आपको ज्यादा दे रखा है कैटेगरी वेटिंग। तो यहाँ पे मैं आपको एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, अच्छा भी नहीं कि नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम लेते तो रिटर्न आपको ज्यादा देते, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक देता। तो यहाँ पे रिस्क को ज्यादा लिया गया और रिटर्न भी आपको ज्यादा दिया गया। मिनिमम एसआईपी की बात करते हो, अगर मान लीजिए आपने डिसीजन ले लिया कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप 1000 रुपए से मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मान लीजिए आपको लमसम करना है, तो आप 1000 रुपए से लमसम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए आजकल जो है ना स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट लोग के लिए फेवरेबल है, क्योंकि आजकल वो 100 रुपए या फिर 1000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार दिया। एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको ऐसे पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे अगर आपका पता चल रहा है कि मतलब अच्छा खासा एम साइज है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को लोगों को ज्यादा भरोसा है, तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी यहाँ पे आपको रिटर्न आपको ज्यादा मिल रखा है। तो यहाँ पे एम साइज आप बोलेंगे कितना अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा कि अच्छा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, अगर आपका फंड 10 साल से पुराना है और 20 साल के बीच में है और आपका एम साइज 30,000 करोड़ रुपए से लेकर 50,000 करोड़ रुपीस के बीच में है, तो आप उसको एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड मान सकते हैं, उसको एक अच्छा खासा म्यूचुअल फंड मान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम साइज। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर एम साइज आपका कम हो ना, तो वहां पे आपका प्रॉब्लम क्या रहती है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, आप वहां पे मान सकते हैं। तो लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। तो एम साइज अगर ज्यादा हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी चीज है कि यार लोगों का यहाँ पे भरोसा है, इसने अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, भरोसा जीत रखा है, तभी यहाँ पे एम साइज ज्यादा है। लेकिन एम साइज कम है तो वहां पे ज्यादातर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, एलआईसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखेंगे, उसका अगर 200 करोड़ रुपीस तक का ही आपको एम साइज दिखेगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जबकि वो जो फंड है करीब करीब आपको 6 साल से ज्यादा पुराना या फिर 7 साल तो क्रॉस ही कर चुका है, लेकिन उसका एम साइज बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वहां का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, 1% से ऊपर है, 1.5% ऐसा कुछ है। रिटर्न भी वहां पे रिस्क जो है बहुत ज्यादा ले रखा है, और रिटर्न भी आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, कैटेगरी से बहुत पीछे रह जा रहा है। तो डेफिनेटली वहां पे बहुत चीजें खराबी दिख रही है, तभी लोग ज्यादातर भरोसा नहीं कर रहे। तो एम साइज इसलिए उसका कम है। अब ज्यादा का अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेके बताऊं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसका अगर आप देखेंगे तो 60,000 करोड़ रुपीस के आसपास उसका एम साइज देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आप देखिए 10 साल या सॉरी 10 साल नहीं, उसका 15 साल के करीब करीब वो फंड पुराना हो चुका है, और वहां पे अगर आप देखें 60,000 करोड़ रुपीस, तो मैं आपको एम साइज 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस ही कंसिडर करेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आ जाती है कि वहां पे वो बोलते हैं इतना सारा पैसा कैसे मैनेज करे, तो वहां पे कभी कभार एसआईपी बंद कर देते हैं, कभी कभार लमसम बंद कर देते हैं, आपने न्यूज में सुना होगा। तो ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। लेकिन अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। जैसे
लो एम साइज में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने को पड़ता है। तो यहाँ पे लो एम साइज जो आप देखा जाए उस मामले में मैं देखूं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूंगा, एम साइज 1819 करोड़ रुपीस है, 1819 करोड़ रुपीस। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऊपर दिखाऊं तो ये फंड को 6.6 ईयर्स हो चुके हैं और इसका एम साइज उसके मामले में बहुत ही कम है। यहाँ पे करीब करीब इसको 6000 करोड़ रुपीस या फिर 7000 करोड़ रुपीस होता। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि 10,000 करोड़ रुपीस तक छू लेता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो बेस्ट माना जाता है इतने इतना जो पुराना फंड के अगर देखा जाए 5,000 करोड़ रुपीस से लेकर 15 या 20,000 करोड़ रुपीस तक होता तो उसको एम साइज एकदम परफेक्ट माना जाता। लेकिन यहाँ पे लोगों का कुछ कम भरोसा है, ये मैं थोड़ा शॉक हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न आपको बहुत ही मैसिव मिल रखा है। भले ही यहाँ पे वॉलिडिटी आपको ज्यादा देखने को मिली है, मेरे ख्याल से वॉलिडिटी के हिसाब से लोगों ने यहाँ पे ज्यादा भरोसा नहीं जताया, इसलिए इसका एम साइज ईयर मतलब स्पैन के हिसाब से, ईयर स्पैन के हिसाब से मतलब 6.6 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 7 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं और एम साइज बहुत ही कम है, मतलब 2000 करोड़ रुपीस तक नहीं पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे मैं एम साइज के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क के मामले में लोग पीछे रह जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम किया जा रहा है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने लगाने वाले कौन है? आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपका फंडामेंटल एनालिसिस करके वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो वहां पे एज एन मैनेजमेंट फीस आपको उनको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, कुछ एज एन फीस आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का कुछ एक परसेंटेज उनको हिस्सा देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 से 25 साल तक और लाखों करोड़ रुपीस आपने मुनाफा कमा लिया है और वहां पे आप लाख रुपए या करोड़ रुपीस एज ए मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर रहे हैं फंड मैनेजर को, ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे उसे सुपर पॉजिटिव फीडबैक देता हूँ, क्योंकि देखिए 0.8% भी है ना एक्सपेंस रेशियो है, 0.9% भी है या 1% भी है ना, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है और आप एज ए मैनेजमेंट फीस मैनेजर को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको भी बहुत मन दुख होगा कि यार मैंने इतना लंबा इन्वेस्टमेंट किया और फिर यहाँ पे मैंने एज ए मैनेजमेंट फीस पेमेंट कर दिया इतना ज्यादा। तो ये यहाँ पे देखा जाए एक्सपेंस रेशियो 0.47% जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के मामले में मैं सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, जो कि बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपने मान लीजिए 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया, आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तभी आपको देना पड़ेगा और उसमें भी कई सारे क्लॉज है कि मतलब 1.25 लाख रुपीस तक आपको प्रॉफिट तक का छूट है, ऐसा कुछ है। मेरे ख्याल से अभी इस साल बढ़ाया भी था, मतलब 2 लाख या 2.5 लाख तक कराया था, या फिर 1,20,000 या 25,000 तक का ही होगा। तो आप उसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो तभी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, वरना आप इसको इग्नोर मार सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, ये सबके लिए है। और 1 साल से बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रिस्क क्यों ज्यादा है। मतलब आपने देखा होगा ऊपर मैंने आपको बताया जो रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो में कि रिस्क क्यों ज्यादा है, तो ये इससे ही आपको पता चलेगा। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में 18.89% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 71.27% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में इनका 33.74% का एलोकेशन है और अदर्स में देखा जाए मतलब कैश या फिर डेट के फॉर्म में 6.1% का एलोकेशन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि मतलब देखिए जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बोल रखा है कि अगर आप स्मॉल कैप को ऑप्ट करते हैं ना तो वहां पे करीब 65 या 68% तक का मिनिमम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। उसके बाद जो बचे आपके 32 या 35% जो है वो आप लार्ज कैप में कर सकते हैं, डेप्ट में कर सकते हैं, मिड कैप में कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट वो टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। लेकिन 65 या 68% तक आपको डेफिनेटली स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली एक लॉजिकल चीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो स्मॉल कैप में इनका 71.27%, मतलब आप मान सकते हैं 5-6% इन्होंने ज्यादा ले रखा है स्मॉल कैप में, अगर थोड़ा कम करते ज्यादा अच्छा रहता। और यहाँ पे मिड कैप में इनका ज्यादा एलोकेशन है 18.89% और लार्ज कैप में इनका कम एलोकेशन है, बड़ी कंपनीज में इनका कम एलोकेशन है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्यों रह रहा है, क्यों मतलब यहाँ पे आपका रिस्क जो है क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इन्होंने मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखा जाए तो 90%, 92 या 93% आप मान सकते हैं इनका एलोकेशन हो रखा है, 92% तक का। तो 92% अगर आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन है तब देख पा रहे कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना ज्यादा रिस्क बना रहता है। और लार्ज कैप जो है और डेप्ट या फिर आपका मान सकते हैं कैश के फॉर्म में बहुत ही कम, मतलब 8 से 9% तक का ही इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है लार्ज कैप
और डेप्ट के फॉर्म में, तो 90 या 91% स्मॉल कैप मिड कैप में। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मिड कैप में कम एलोकेशन करके लार्ज कैप में बढ़ा सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्मॉल कैप में है इन्होंने लगभग थ्रेशोल्ड के आसपास फॉलो किया है जो 65% है। तो स्मॉल कैप में यहाँ पे 3-4% कम करके और मिड कैप में भी कम करके लार्ज कैप में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेप्ट या फिर अदर्स यहाँ पे डेफिनेटली मैं इसको ठीक ठाक बोलूंगा 6.1% या फिर 1-2% इसमें भी बढ़ा सकते थे, लार्ज कैप में थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते थे। तो यहाँ पे इस मामले में थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता था, डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता था और यहाँ पे रिस्क को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता था और रिटर्न को बिना कॉम्प्रोमाइज करके भी, अगर प्रॉपरली ये इन्वेस्टिगेट मतलब प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके ये चीज कर सकते थे। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 20.33% तक एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 18.39% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 17.57% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 11.29% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 10.43% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.99% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.10% तक एलोकेशन है, यूटिलिटीज में 4.11% का एलोकेशन है और एनर्जी सेक्टर में 1.42% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.37% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, मैं तो सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एलोकेशन के मामले में। अब डाइवर्सिफिकेशन देखिए मतलब बहुत ही प्रॉपर वे में कर रखा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बेसिक मटेरियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर साइकिल और टेक्नोलॉजी सेक्टर, अगर 6 सेक्टर मतलब यहाँ पे आप देख पाएंगे टोटल 6 सेक्टर्स हैं, अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देती है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा, तो प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, तो सेक्टरल एलोकेशन में यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। और फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे एक फंड मैनेजर है जिनका नाम है आलोक सिंह, इनका एक्सपीरियंस देखा जाए 3.59 ईयर्स है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो देखा जाए मैं यहाँ पे फंड मैनेजर के मामले में एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, ना तो पॉजिटिव फीडबैक ना तो नेगेटिव फीडबैक। क्यों? यहाँ पे मेरे को दो चीज बहुत खटकी है, दो चीज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि फंड मैनेजर यहाँ पे सिर्फ एक है, लेकिन ना यहाँ पे एम साइज बहुत ही कम है, मतलब देख पा रहे सिर्फ 2000 करोड़ रुपीस के आसपास ही है, तभी एक फंड मैनेजर मैं यहाँ पे उसको भी एक नलिफाई कर लूंगा कि मतलब हाँ एक एक रीजनेबल है, एम साइज बहुत कम है तो ज्यादा पैसा नहीं है, मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 3.59। देखिए एक फंड मैनेजर का ना एक्सपीरियंस होना ज्यादा जरूरी होता है, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है ना तो आप क्या है कि उनकी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, उन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न दिलवा रखा है, इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो आप भी थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि मतलब हाँ मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेरे जो पैसे हैं वो सही हाथों में, क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप जो गवर्न करते हैं ना वो फंड मैनेजर ही है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हवा से चल रहा है, फंड मैनेजर ही सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, वही आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, वही आपको एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर अगर एक दो और होते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन हाँ वो भी रीजनेबल है, क्योंकि देखिए एम साइज तो कम है, आप सोचेंगे एम साइज कम है तो मेंटेनेंस ज्यादा नहीं पड़ेगी, मैनेजमेंट ज्यादा उनको नहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक दो अगर होते तो सजेशन भी देते, और ये फंड मैनेजर जो है इनका थोड़ा और ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, क्योंकि 3.59 इयर्स एक्सपीरियंस है, आप इनका फिर भी हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, इनका आप पता लगा सकते हैं कि 3.6 इयर्स में इन्होंने कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, इन्होंने इनका स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आप रिसर्च डेफिनेटली कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप एक नेगेटिव फीडबैक नहीं रहेगा, लेकिन एक एवरेज सा फीडबैक रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक नहीं रहेगा। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिल रखा है। देखिए यहाँ पे मुझे दो चीज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगी है, वो है आपका एम साइज थोड़ा कम है तो लोगों का ज्यादा भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है, वो मुझे थोड़ा शक है यहाँ पे, और बीटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, तो मतलब रिस्क यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तरफ आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो दो चीज है, और उसके बाद अगर मैं बताऊं तो फंड मैनेजर को मैंने एवरेज फीडबैक दिया है, ना तो अच्छा ना तो बुरा, क्यों नहीं दिया वो मैंने आपको बता दिया है, और सेक्टर एलोकेशन को मैंने अच्छा फीडबैक दिया, और रिटर्न के मामले में मैंने डेफिनेटली एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दिया है, इन कैटेगरी को बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है, लेकिन रीजनेबल चीज है क्योंकि रिस्क भी बहुत ज्यादा छप्पड़ फाड़ के रिस्क ले रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब मार्केट कैपिटल जो है उसमें आपका स्मॉल कैप जो है और मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन हो रखा है, मतलब 90 से 91% तो रिस्क ही ले रखा है, तो आपका सिर्फ 9% पोर्टफोलियो है जो कि बहुत कम रिस्क लेके चल रहा है, तो रिस्क ही बहुत ज्यादा है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं आपको बताऊं
ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब हाई से भी हाई है, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका बहुत ज्यादा बना रहता है। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ आए हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तभी आप आए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सारा पैसा आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करें। आप अपना पोर्टफोलियो अगर आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क टेक कर रहे हैं, तब भी आपका पोर्टफोलियो का 20%, मैक्स टू मैक्स 20%, मतलब मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है। अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है तो 10% अपना पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रख सकते हैं। अगर आप कम रिस्क टेकर है तो 5% या फिर 3-2% अपना पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मैसिव चाहिए, तो आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, मतलब करीब करीब 15 से 20 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ही मैसिव रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं आपको 15-20 साल भी नहीं बोलूंगा, आपको 10 से 15 साल अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखें, 10 से 15 साल तक आप वेट कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में एक नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन मतलब ये ना हो कि यार 10 साल तक आपने वेट किया और 10th ईयर में ही आपका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो वहां पे आपका पोर्टफोलियो 40 से 50% गिर जाएगा। फिर आप बोलेंगे यार आपने तो बोला था 10 साल के बाद अच्छा खासा रिटर्न देगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन भी अप्लाइड बोला है, तो मतलब 10 साल के बाद कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, कोई एक बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन ना आए, कोई वॉर लाइक सिचुएशन ना आए, कोई एक बड़ा फाइनेंशियल मतलब कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप का ना है, तो कुछ भी एक बड़ी चीज ना है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही मैसिव रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आप 10 साल से 15 साल तक वेट करते हैं तो। लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क रहता है यहाँ पे, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप अगर रिस्क एपेटाइट आपका ज्यादा नहीं है तो ऐसे म्यूचुअल फंड को आप इग्नोर मारे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मैं यहाँ पे एवरेज सा फीडबैक दूंगा। रिटर्न के मामले में सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन अगर इसके अंदर का जो एनालिसिस करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी मेरे को देखने को मिल रही है, जो मैंने आपको बता दिया है कि रिस्क बहुत ज्यादा लेके चल रहा है, और यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा है, जो कि कम लिया जा सकता था। फंड मैनेजर एक है और एक दो ज्यादा हो सकते थे और थोड़े एक्सपीरियंस हो सकते थे, और तो आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने बोल दिया भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।